Hello everyone, this is Ayat Fatima and welcome to Learning Archive. आज हम civics का chapter number 1 कर रहे हैं power sharing. हमारा chapter start होता है with the case of Belgium. Belgium एक small European country है that is smaller than the state of Haryana. Belgium का border France, Netherlands, Germany और Luxembourg के साथ touch होता है. बेल्जियम की टोटल पॉपुलेशन 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा है, दैट इज हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा. आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन 59% जो लोग हैं दे लिव इन फ्लेमिश रीजन एंड दे स्पीक डच लैंग्वेज. दे आर द मेजोरिटी. 40% लोग लिव इन वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच. जो रिमेनिंग 1% है दे स्पीक जर्मन. जो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहां पे 80% लोग फ्रेंच स्पीकर्स हैं एंड 20% लोग डच स्पीकर्स हैं. जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकर्स हैं वो काफी ज्यादा रिच और पावरफुल है. दिस वाज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी. इसकी वजह से 1950s और 1960s में डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हो गई. ये टेंशन ब्रुसेल्स में बहुत ज्यादा थी. ब्रुसेल्स इज द कैपिटल. ये टेंशन में ब्रुसेल्स में इसलिए ज्यादा थी क्योंकि जो कंट्री की माइनॉरिटी है दैट इज द फ्रेंच स्पीकिंग, वो कैपिटल में मेजॉरिटी है. एकोमोडेशन इन बेल्जियम. अब हम देखेंगे कि जो डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज के बीच में टेंशन क्रिएट हो रही थी वो कैसे खत्म हुई. 1970 और 1993 के बीच में बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स अमेंड किया क्योंकि वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों के लिए बेनिफिशियल हो. ये कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि जो पार्लियामेंट है उसमें फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग का जो नंबर होगा दैट वुड बी इक्वल, सो दैट दोनों कम्युनिटीज को पार्लियामेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल पाए. सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी थोड़ी सी पावर्स जो थी वो स्टेट गवर्नमेंट को दी एंड जो स्टेट गवर्नमेंट थी इट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ब्रूसेल्स की एक सेपरेट गवर्नमेंट थी जिसमें दोनों कम्युनिटीज की इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी. अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एक तीसरा टायर भी था गवर्नमेंट का, दैट वाज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट. कम्युनिटी गवर्नमेंट हर एक कम्युनिटी के लिए अलग अलग थी जिसको लोग इलेक्ट करते थे विच बिलोंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी. बेसिक मोटिव जो था कम्युनिटी गवर्नमेंट का वो था टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स दैट आर बेस्ड ऑन लैंग्वेज, कल्चर एटसेट्रा. अब हम देखेंगे केस ऑफ श्रीलंका. श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है विच लाइज फ्यू किलोमीटर अवे फ्रॉम द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु. श्रीलंका की पॉपुलेशन इज 2 करोड़, दैट इज सेम एज हरियाणा. श्रीलंका में काफी ज्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन है. दो मेजर सोशल ग्रुप्स होते हैं श्रीलंका में, दैट इज सिन्हाला स्पीकर्स और तमिल स्पीकर्स. सिन्हाला स्पीकर्स आर 74% एंड तमिल स्पीकर्स आर 18%. तमिल स्पीकर के भी अंडर दो और डिविजन्स हैं, श्रीलंकन तमिल एंड इंडियन तमिल. जो इंडिजीनियसली श्रीलंका से बिलोंग करते हैं दे आर द श्रीलंकन तमिल्स, और जो बाकी हैं दे आर इंडियन तमिल्स. इंडियन तमिल्स वो हैं जिनके फोर फादर्स, मतलब जिनके पूर्वज इंडिया से आए थे एज प्लांटेशन वर्कर्स जब इंडिया वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स. जो मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकर्स हैं दे आर बुद्धिस्ट और मोस्ट ऑफ द तमिल स्पीकर्स आर ईदर हिंदूज और मुस्लिम्स. अबाउट 7% टोटल पॉपुलेशन का जो है दे आर क्रिश्चियंस विच आर बोथ सिन्हाला एंड तमिल स्पीकर्स. Accommodation in Sri Lanka. Sri Lanka को इंडिपेंडेंस मिली in 1948, 1 year after India. सिन्हाला स्पीकर्स दैट वाज द मेजॉरिटी, उनको गवर्नमेंट दे दी गई. 1956 में एक एक्ट पास किया जिसमें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दे दिया गया. फर्दरमोर सिन्हालीज को फेवर किया जाता था इन जॉब इंटरव्यूज और यूनिवर्सिटी पोजीशंस में, और तमिल्स को सप्रेस किया जाता था. तमिल्स को लगने लगा जो बुद्धिस्ट कंट्री रन कर रहे हैं दे आर वेरी इंसेंसिटिव टुवर्ड द तमिल कल्चर एंड द तमिल लैंग्वेज. इसी की वजह से सिन्हालाज और तमिल्स के बीच का जो रिलेशन था इट बिगेन टू स्ट्रेन. श्रीलंकन तमिल्स ने काफी सारी स्ट्रगल लॉन्च की एंड उनकी 3 डिमांड्स थी. फर्स्ट डिमांड वाज कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दे दिया जाए. सेकेंड डिमांड वाज रीजनल ऑटोनॉमी एंड थर्ड डिमांड वाज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. लेकिन उनकी ये डिमांड्स को डिनाई कर दिया गया. 1980s में काफी सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने डिमांड की इंडिपेंडेंट तमिल इलाम, जिसका मतलब है स्टेट, इन द नदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका. इसकी वजह से दोनों कम्युनिटीज में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया and it resulted in a civil war which ended in 2009. नेसेसिटी ऑफ पावर शेयरिंग. अब हम देखेंगे गवर्नमेंट में पावर को शेयर करना जरूरी क्यों है. फर्स्ट रीजन है इट रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स. पावर शेयरिंग करने की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है. ये हमने पढ़ा इन द केस ऑफ बेल्जियम जहां पे पावर को शेयर किया गया और माइनॉरिटी और मेजोरिटी में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो खत्म हो गए. सेकेंड, क्रिएट स्टेबिलिटी. जब पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो
जो गवर्नमेंट होती है उसमें इंस्टेबिलिटी हो जाती है। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे तो स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। दैट इज पावर शेयरिंग क्रिएट्स स्टेबिलिटी बाय रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। प्रमोट्स यूनिटी। अभी हमने श्रीलंका के केस में देख लिया कि अगर मेजोरिटी कमिटी की जो भी विल है उसको अगर माइनॉरिटी पे इम्पोज किया जाएगा तो द एंड वुड नॉट बी वेरी गुड। सो इसलिए पावर शेयरिंग इज अ नेसेसिटी। फर्दरमोर पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। जहां डेमोक्रेसी होती है वहां पावर शेयरिंग भी होती है। द लास्ट रीजन इज राइट ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी में लोगों के पास राइट है कि दे आर टू बी कंसल्टेड, उनसे पूछा जाए कि उनको कैसे गवर्न किया जाएगा। सो पावर शेयरिंग इज अ नेसेसिटी। टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट की काफी सारी टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, सेकंड इज वर्टिकल पावर शेयरिंग, थर्ड इज पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स, द लास्ट इज पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। फर्स्ट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। पावर को अलग अलग ऑर्गन्स में डिवाइड किया जाता है सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसको हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के ऑर्गन्स को एक ही लेवल पे रखा जाता है बट दे एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। ऐसी सेपरेशन इंश्योर करती है कि किसी भी ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर ना जाए। हर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन पे चेक रखता है। इसकी वजह से पावर में एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है। Thus, horizontal power sharing is also known as the system of checks and balances. Horizontal power sharing. Here, power is separated between legislature, executive, and judiciary. Legislature law बनाता है, executive laws को impose करता है, and judiciary is an independent organ जो इन दोनों की working पे it keeps an eye on the working of other organs. नेक्स्ट अप वी हैव वर्टिकल पावर शेयरिंग। इसमें पावर को गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दैट इज सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। एक हायरार्की फॉर्म होती है जिसपे जो टॉप लेवल है दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। इट एक्सरसाइजेस अनलिमिटेड पावर। कभी कभी एक तीसरा लेवल भी क्रिएट किया जाता है दैट इज कॉल्ड द लोकल लेवल। इस टाइप ऑफ पावर डिवीजन को हम फेडरल सिस्टम भी बोलते हैं। This is the federal system of India, जिसमें union government is the central level government, state government is the separate government of each state, and local government is the panchayat and the municipalities. इसमें एक हायरार्की फॉर्म हो रही है जिसमें यूनियन गवर्नमेंट एक्सरसाइज सुप्रीम पावर। थर्ड है हमारे पास पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पावर अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में भी डिवाइड होती है सच एज रिलीजियस ग्रुप्स या लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। इसके एग्जांपल है कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम विच वाज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, या फिर रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन इंडिया दैट आर द रिजर्व्ड सीट्स फॉर एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज इन द लेजिस्लेचर। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स। पावर को शेयर किया जाता है बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज या फिर प्रेशर ग्रुप्स। कभी कभी जब इलेक्शंस होती हैं और किसी भी पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं होती है, दे फॉर्म एन अलायंस एंड फॉर्म अ कोalition गवर्नमेंट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स। थैंक यू एवरीवन, दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। आपको इस चैप्टर के नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।